तो अभी के इस वीडियो पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 8 विज्ञान के अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले। तो इस प्रकार से ये अभी वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग को और भी वीडियो मिले हैं, जिसमें आप लोग यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं ताकि आप लोग का परीक्षा की तैयारी शानदार तरीक़ा से हो सके। तो ये हमारे कुछ पिछले वर्षों के यहाँ पर प्रश्न है जो कि मॉडल प्रश्न पत्र है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये पूर्णांक जो है वे 20 अंक का था और 20 प्रश्न था इसमें, और 20 अंक यानी प्रत्येक एक अंक की थी। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को बस देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए प्रश्नों और उसके उत्तर को आपको मैं बताऊंगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखनी है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। ये शानदार प्रश्न है और चैप्टर 1 का ही है कि कोशिका खोज किसने की। पहला ऑप्शन में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी में आपका है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसको एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक भी आप लोग पढ़े हैं किताब में, है ना। चलिए सी में यहाँ पर लिखा है एडवर्ड जेनर और डी में लिखा है लुई पास्चर। देखिए यहाँ पर जो कोशिका की खोज की जब बात की गई है तो कोशिका की खोज जो है ना वे हमारा रॉबर्ट हुक ने किए थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1665 ईस्वी में, है ना। यदि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी, तो यदि जीवित कोशिका की बात होती तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक होती, यानी कि ऑप्शन में तब बी होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कोशिका खोज किसने की, तो वे हमारा रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। चलिए यदि हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यदि कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए चाकू से जो काटी जा सकती है मुलायम धातु यदि मैं बात करूँ तो वे आपका है सोडियम। क्या है? सोडियम। देखिए सोडियम का संकेत आपको याद होना चाहिए, सोडियम का होता है Na मतलब क्या होती है? सोडियम, ठीक है। इसी प्रकार क्या आपको सभी कुछ जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए चांदी का जो होता है उसको कहते हैं Ag, है ना। चांदी का क्या होता है? Ag होता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पारा मतलब कि Hg, पारा मतलब Hg, और पारा एक ऐसा धातु है ना, पारा धातु है लेकिन द्रव अवस्था में होती है, याद रखना आपको, है ना, परीक्षा में आ सकती है। सोना का हमारे क्या होता है? सोना का होता है Au। तो ये सांकेतिक नाम है जो आपको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकती है परीक्षा में आ जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। तो सोडियम क्या है? सोडियम जो ना एक मुलायम धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो याद रखना आपको केरोसिन तेल में, यानी कि जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं ना, उसमें सोडियम को डुबा करके रखा जाती है। क्योंकि सोडियम जो है केरोसिन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे उसे बाहर लाएंगे तो ये हमारा नम वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेगी और इसमें आग लग जाएगी, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? देखिए आपको मैं बता दूँ, प्रतिजैविक जो है ना वे सबसे पहला प्रतिजैविक की जो खोज हुई थी वे किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रश्न में भी आपको बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे पहला जो प्रतिजैविक जो था वे था पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हालांकि ये सभी हमारा प्रतिजैविक है, आपको याद रखना है। पहला यहाँ पर क्या है? टेट्रासाइक्लिन, और दूसरा यहाँ पर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। तो ये सभी पेनिसिलिन है, लेकिन ये सभी हमारा प्रतिजैविक है, सॉरी ये सभी क्या है? प्रतिजैविक है। लेकिन सबसे पहला प्रतिजैविक की बात करेंगे तो वे आपका क्या होगा? वे आपका होगा पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े, और ये वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर बोला गया है बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों? अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ हमारे वस्तुएं जो होती है वे हमारे कुछ वस्तुएं सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। और कुछ वस्तुएं, चलिए ये पेन नहीं चल रही है अभी अच्छा से, दूसरा पेन में ले रहा हूँ। देखिए कुछ वस्तुएं आपका जो है सुचालक होती है और कुछ वस्तुएं आपका जो है कुचालक होती है। ध्यान से समझिएगा, समझा मैं क्या रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिए, पूरा लगन से आप लोग समझिए। इस वीडियो पर आए हैं तो आप जरूर बहुत कुछ आप लोग सीख करके जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें हमारे धारा और उष्मा दोनों पास हो, ठीक है, दोनों का स्थानांतरण हो सके। सुचालक, जैसे कि मैं बात करूँ लोहा की, तो लोहा हमारे क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का भी सुचालक होता है। इसी प्रकार से मैं यदि बात करूँ चांदी का, तो चांदी भी होती है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ सोना का, तो सोना भी होती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पदार्थ है ये क्या है? सुचालक पदार्थ है। कुचालक में यदि मैं बात करूं, जैसे कि हमारे इसमें धारा और उष्मा का ये रोधी होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा? प्लास्टिक जो होगा वे हमारा एक
क्या होगा, कुचालक पदार्थ होगा। क्या होगा, कुचालक पदार्थ। धैर्यपूर्वक आप लोग समझिए, आपको बहुत ही अच्छे लगेगा वीडियो को देखने के बाद, है ना, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो ये रहा प्लास्टिक, है ना, हालांकि आप लोग बहुत कुछ जानते भी हैं। देखिए प्लास्टिक हमारा क्या है, प्लास्टिक जो है वे हमारा कुचालक पदार्थ है। क्या कुचालक, यदि मैं बात करूँ लकड़ी, तो लकड़ी भी क्या हो जाएगी, कुचालक पदार्थ हो जाएगी, है ना। चलिए, जैसे कि आप लोग कुकर का हत्था, कुकर जो होते हैं ना, कुकर के जैसे कि कुकर आप लोग देखे हैं, तो कुकर के जो हत्थे होते हैं, हत्था जिसको हम लोग कहते हैं हत्था, तो ये प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक का इसलिए बना होता है ताकि यदि हम लोग कुकर को मतलब कि स्टॉप से यदि हम लोग नीचे उतारेंगे और हम लोग उसे पकड़ेंगे, तो हम लोग किसको पकड़ के उठाते हैं, तो प्लास्टिक वाले भाग को, यानी कि हत्थे में जो प्लास्टिक लगी होती है ना, इसको पकड़ के हम लोग उठा लेते हैं उसको। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हमारा प्लास्टिक से जो है ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है, और ये विद्युत रोधी भी होता है। यदि मैं बात करूँ रबड़, तो रबड़ भी यहाँ पर इसका हो जाएगा रबड़, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बिजली मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनकर आखिर क्यों काम करते हैं, क्योंकि रबड़ का दस्ताना जो होता है ये विद्युत का क्या होती है, सुचालक की कुचालक, जल्दी बोलिए। जी हाँ, ये हमारी होती है कुचालक। क्या होती है, अभी आपको मैंने पढ़ाया, रबड़ क्या होती है, कुचालक होती है। इसीलिए जो बिजली मिस्त्री जो है ना, वे रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सामान पकड़ने में सहायता होती है। दूसरा ऑप्शन है हाथ में जलन नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका है हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। और डी ऑप्शन है हाथ में घर्षण नहीं होता है। देखिए आपको बता दो, यहाँ पर जो है ना सही ऑप्शन सी वाला होगी। क्या होगी, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, क्योंकि यह क्या है, एक कुचालक पदार्थ है। समझ में आया, इसमें हमारा विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े, चलिए शानदार। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए मित्रों, आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगी फटाफट से। देखिए, किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम। देखिए किशोरावस्था जैसे ही आप लोग की यहाँ पर प्रारंभ होती है, तो किशोरावस्था में आप लोग देखिएगा कि आपके जो कंठ जो है ना, तो कंठ में क्या होती है कि ये थोड़ा उभर जाते हैं, मतलब थोड़ा बाहर निकलने लगती है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, नहीं इसका नाम क्या है ये आपको बता देना है, ठीक है। ये तो हमारी किशोरावस्था में जब आप लोग प्रवेश करते हैं, युवावस्था में आने लगते हैं, तब ये वाला आपको परिवर्तन देखने को मिलती है, ठीक है। जिसको हम लोग यहाँ पर, इसका नाम क्या आपको बता रहा है, ठीक है। तो इसका नाम आपका होता है कंठमणि। क्या होता है, कंठमणि होता है। एडम सेप्पल जो किताब में आप लोग जो पढ़े हैं, ये हमारे कंठमणि होता है। क्या होता है, कंठमणि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए, ये देखिए, ये हमारा नहीं, लेरिंग्स नहीं होगा, साउंड ग्लैंड नहीं होगा, ध्वनि यंत्र ये नहीं होगी, क्या होगी, कंठमणि होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर शानदार प्रश्न आपको दिखाई दे रही है। तो ये रहा 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। थोड़ी यहाँ पर वीडियो कट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से आगे देखिए। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को कहते हैं, ठीक है। तो इस बल को क्या कहते हैं, आप ध्यान समझिए। यहाँ पर बोला गया है आवेशित वस्तुओं, ठीक है, आवेशित वस्तु। जैसे कि मान लीजिए आपके पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं, ठीक है, और आप कलम को यानी कि पेन को क्या कीजिए, अपने बालों पर रगड़िए। रगड़ने के बाद आप कागज़ को इस प्रकार से कलम के पास, मतलब कलम को कागज़ के पास इस प्रकार से लेकर के जाइएगा, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े जो है ना, ये कुछ ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उछलने लगेंगे इस प्रकार, इसमें चिपक जाएंगे यदि हम लोग बहुत नज़दीक ले जाएंगे तो आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हो रहा है क्योंकि ये इसमें हमारे आवेश आ गई। जब इसको हमने बालों पर रगड़ा तो इसमें आवेश आ गया, ठीक है। और यदि कोई दूसरा वस्तु है उसमें संपर्क नहीं है, लेकिन बिना संपर्क के लगने वाला एक बल लग रही है वहाँ पर दोनों के बीच, तो उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं, वैद्युत बल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहती है, दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए। देखिए दहन के लिए जो आवश्यक होती है ये होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब हवा हम लोग यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हवा यहाँ पर चल जाएगी। लेकिन दहन के लिए जो रियल में जो बात है ना, वह है ऑक्सीजन आवश्यक होती है। हवा में ऑक्सीजन होती है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए जो अंडा देते हैं, तो यहीं से आपको ऑप्शन सुना जाएगा, अंड प्रजक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड प्रजक। अंड प्रजक मतलब क्या, वैसे जंतु जो शिशु को जन्म नहीं देते हैं, अंडा देते, जैसे कि मुर्गी हो गया, बतख हो गया, तो ये अंडे देते हैं, तो ये कहलाते हैं अंड प्रजक जंतु, ठीक है। जो बच्चे देते हैं
वे कहलाते जरायुज। जैसे कि बकरी हो गया, भेड़ हो गया, तो ये जो है ना जरायुज प्राणी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अंडे नहीं ये बच्चे देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो जरायुज आपने समझा, अंडप्रजक समझा। यहाँ पर क्या बोला, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अंडप्रजक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोला गया है, आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? जो आँखों से दिव्यांग है ना, जो देख नहीं पाते हैं, वे कौन सी लिपि उनके लिए लोकप्रिय, मतलब वे कौन सी लिपि द्वारा पढ़ाई कर लेते हैं? तो वे कहलाते ब्रेल लिपि, मतलब ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको, इसको होगी ब्रेल लिपि होगी। ठीक है, 9 का ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये रहा आप लोगों का यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न बोला गया है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। देखिए जब एक ही किस्म के जब पौधे ना बड़े पैमाने पर उगाई जाएगी, जैसे कि आप लोग देखिए धान का, ठीक है, धान का खेत आप लोग ने देखा है, वहाँ पर बहुत सारे धान, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत बड़े एरिया में लगाए जाते हैं, सिर्फ धान ही धान आप लोग देखिएगा। यदि गेहूँ लगाया जाएगा तो वे भी गेहूँ बड़े पैमाने पर लगाई जाती है, सरसों लगाए तो वे भी बड़े पैमाने पर लगाई जाती है ना। तो वे क्या कहलाएगी हमारी, वे कहलाएगी फसल। क्या कहलाएगी, फसल कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सरल प्रश्न था, है ना, बस आपको समझना है। देखिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं उसे कहते हैं फसल कहते हैं, है ना। जो फसल वाला जो चैप्टर था ना, वहाँ पर इसकी पूरा डिफिनेशन था एकदम, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, प्राकृतिक उपग्रह। देखिए उपग्रह भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह। यदि मैं बात करूँ आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट जो है एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बात करूँ पृथ्वी, देखिए यहाँ पर बृहस्पति लिखा गया ना, बृहस्पति जो है आपका एक ग्रह है, बृहस्पति क्या है, ग्रह है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक चांद, मतलब उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा को हम लोग चांद भी कहते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर कौन घूर्णन करते हैं, तो चंद्रमा परिक्रमा करती है पृथ्वी की, है ना। और ये पृथ्वी जो है ना, वे सूरज की परिक्रमा करती है, ये है आपका सूरज, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करती है, सूरज की परिक्रमा करती है। तो इस प्रकार से आप समझिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न बोला गया है, कौन प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह मतलब क्या, उपग्रह मतलब जो ग्रह की परिक्रमा करे। जैसे कि चंद्रमा, देखिए चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रही है, ग्रह की। ग्रह कौन सी ग्रह, हम लोग का यहाँ पर पृथ्वी जो है ना, उसकी परिक्रमा कर रही है। तो इसीलिए ये चंद्रमा क्या कहलाएगी, हमारी पृथ्वी की उपग्रह कहलाएगी, मतलब उपग्रह कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़े अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, पतरातू घाटी किस राज्य में है। देखिए पतरातू घाटी बोला गया है ना, पतरातू घाटी जो है वह झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है, झारखंड राज्य में। जब कभी आप लोग सफ़र किए होंगे रांची जाने के समय, तो वहाँ पर आप पतरातू घाटी से होते हुए जाते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। तो यहाँ पर क्या बोला है, पतरातू घाटी किस राज्य में है, तो कहना है पतरातू घाटी जो है झारखंड राज्य में है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए लकड़ी की जगह हम लोग, बोला गया वर्तमान जीवन में ना, लकड़ी की जगह हम लोग सबसे उपयोग क्या कर रहे हैं बाबू, प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक क्या सस्ता है, जैसे कि आप देखिए, लेकिन प्लास्टिक हानिकारक है। ये भी आपको, ये पॉल्यूशन, ये मतलब कि वातावरण को प्रदूषित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है प्लास्टिक की, ठीक है। अब जैसे समझिए कोई, किसी के पास समर्थ नहीं है, ठीक है, जैसे कि आप देखिए एक प्लास्टिक का मग और एक स्टील का मग, सस्ता कौन होगा, तो कहिएगा प्लास्टिक का मग सस्ता होगा। तो जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती, जो कम दाम में उपलब्ध हो जाती, कम मूल्य में उपलब्ध हो जाती है, तो अधिकतर यही वस्तुएं लोग खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। और ये सुंदर डिजाइनदार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहना है आपको प्लास्टिक का, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग 14 नंबर में। देखिए ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है। देखिए यहाँ पर मूल रूप से यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला गया आवृत्ति की मात्रक बोला गया है।
आवृत्ति के मात्रक आपका होता है Hz, मतलब इसको कहते हैं हर्ज। क्या कहते हैं? हर्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन हमारा बल का मात्रक है। किसका? बल का। ठीक है, यदि मैं बात करूँ पास्कल, तो पास्कल दाब का मात्रक है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर मीटर, तो मीटर आपका दूरी का मात्रक है। यहाँ पर बोला गया था आवृत्ति का, तो आवृत्ति का क्या होगा? हर्ज होगा ये। ठीक है, हर्ज। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए आप लोग मेरे साथ साथ कुछ शब्दों को बोलिएगा, ठीक है, जैसे तब आपका प्रैक्टिस होगा। जैसे कि हर्ज लिखा गया यहाँ पर, हर्ज, तो हर्ज बोलना है, एग्जैक्ट है ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? देखिए आपको मैं यदि बात करूँ आवेश ना, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक आपका होता है धनावेश, ठीक है, और एक आपका होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश। तो आवेश आपका 2 प्रकार का हो गया, धन आवेश और ऋण। धन मतलब प्लस वाली और ऋण मतलब माइनस वाली। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुँचती है? बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी विषैली गैस है जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुँचती है? क्या कहलाएगा? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जहरीली है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा विषैली गैस कौन सी होती है? तो कहिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारा इसका संकेत एक मान, यानी कि इसका सूत्र की यदि हम लोग बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, C कैपिटल O भी कैपिटल। इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जहाँ पर एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनोऑक्साइड। अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको बोला गया विषैली गैस जो कि श्वास के द्वारा, मतलब श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। तो सबसे ज़्यादा विषैली कौन है? तो सबसे ज़्यादा विषैली है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं मारिएगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को आप लोग टिक लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में है? देखिए बिरसा मुंडा जैविक उद्यान बोला गया है ना, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान आपका जो है झारखंड के जिला, तो झारखंड के हमारा रांची जिला में है। तो इस प्रकार रांची हम लोग का झारखंड का राजधानी भी है। ठीक है, तो यहीं पर आप लोग का जो है ना ये बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है। हम लोग का बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है। इसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। कहाँ है? तो रांची में। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पर बोला गया है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? देखिए प्राकृतिक गैस में मुख्यतः यदि बोला जाए प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? मीथेन को, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका होगा मीथेन। कोई भी यदि हमारे पास जैसे कि कोई भी पदार्थ है, ये जब अपघटित होगी, जैसे कि मान लीजिए पत्ता हो गया, तना हो गया, साग सब्जियों के छिलके हो गया, जब ये अपघटित होती है तो इससे एक गैस निकलती है जिसको बायोगैस भी आप लोग कह सकते हैं, हम बायोगैस ही कहते हैं। और बायोगैस और भी तरीक़ा से बनाई जा सकती है, जैसे कि हमारा गोबर हो गया, है ना, तो इन सभी चीज़ों से भी बायोगैस बनती है। तो बायोगैस यहाँ पर कहा गया है, मुख्य रूप से यही आपको समझना है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो कहना प्राकृतिक गैस में क्या होती है? मीथेन। जैसे कोई भी चीज़ अपघटित वगैरह होती है, आपको मैंने तभी बता रहे थे, तो अपघटन क्रिया के बाद उसमें गैस निकलती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ना बायोगैस, उसी को कहते हैं। और वो गैस क्या होती है? वो गैस आपका मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। मीथेन का आपको सूत्र याद रखना, मतलब ये यौगिक है तो इसका हमारी नाम होती है CH4। ठीक है, ये आपको याद रखना है, CH4, इसको कहते हैं मीथेन। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए यहाँ पर बोला गया निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? आप लोग जरूर सुने होंगे। ठीक है, ये औषधि है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस किसमें तो मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो वह होता है गिलोय। किसका उपयोग होता है? गिलोय का उपयोग होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या बोला है? खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? जो खगोलीय पिंड जो होते हैं, जैसे कि खगोलीय पिंड मतलब जैसे कि कोई 2 ग्रह है, यदि हम दोनों ग्रहों के बीच की दूरी मापेंगे तो आप किस मात्रक द्वारा मापोगे? किससे मापोगे? तो कहेंगे प्रकाश वर्ष से मापते हैं हम लोग, है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रकाश वर्ष। यदि सूर्य से आपको पृथ्वी की दूरी भी मापना है तो प्रकाश वर्ष होती है। तो कोई भी खगोलीय पिंड जो होती है यदि उनके बीच का दूरी निकालना है तो ये प्रकाश वर्ष में आपको मापी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर 20 प्रश्न थे, सभी प्रश्न आपको मैंने बता दिए। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।